हेलो प्यारे बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के गणित का 5वां चैप्टर लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक की थ्योरी पढ़ाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। इस चैप्टर में क्या क्या है? चैप्टर का नाम है लघुत्तम लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। चैप्टर बहुत सरल है। लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक को समझने से पहले पहले हम अपवर्त और अपवर्तक के बारे में समझते हैं कि अपवर्त क्या होता है और अपवर्तक क्या होता है। अगर अपवर्त समझ लिया आपने और अपवर्तक समझ लिया तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसको ध्यान रखने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो बढ़ते हैं। पहला पॉइंट पहला पॉइंट पहला पॉइंट पहला पॉइंट होगा अपवर्त 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 कोई शब्द तो नया है, लेकिन इसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी पढ़ा चुके हैं। पिछले चैप्टर में अपवर्त गुणज होता है। अपवर्त गुणज होता है। क्या होता है? गुणज होता है। ठीक है, गुणज होता है। और गुणज गुणज को याद रखने की हमने ट्रिक बताई थी। गुणज को याद रखने की ट्रिक ये है कि जो गुणा करने पर जा माने जन्मता है। गुणा करने पर जन्मता है। जैसे 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 6 के अपवर्त क्या होंगे? तो 6 में आप गुणा करेंगे, 6 में 1 का गुणा करेंगे तो 6 एकम 6। 2 का करेंगे तो 12 का जन्म हो गया, तो 6 दूनी 12। 3 का करेंगे तो 6 तियाँ 18। 4 का करेंगे तो 6 चौक 24। तो ये 6, 12, 18, 24 ये 6 के अपवर्त हैं। पिछले चैप्टर में इनको गुणज बोलते थे। ठीक है, यानी कि अपवर्त 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 बराबर गुणज। अपवर्त बराबर गुणज। ठीक है, और गुणज की ट्रिक हमने बता दी थी कि गुणा करने पर जो जा का मतलब जन्मता है। क्लियर हो गया होगा इतना। आगे बढ़ते हैं। अपवर्त के बाद अपवर्तक। अगली स्टेज है अपवर्तक। अपवर्तक 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 क्या होता है? अपवर्तक को याद रखने की ट्रिक ये है कि आप अपवर्तक लिखोगे। अपवर्तक। ठीक है, और अपवर्तक में का, ये का से आपको याद आएगा कि अपवर्तक यानी जिसका। ठीक है, का मतलब हो गया जिसका। ठीक है, और जिसका आगे क्या है? जिसका भाग दिया जाता है। जिसका भाग दिया जाता है वो होता है अपवर्तक। जिसका भाग दिया जाता है वो होता है अपवर्तक। अब जैसे 6 के अपवर्तक कौन से होंगे? तो 6 ये दे रखा है। ठीक है, 6 के अपवर्तक कौन से होंगे? 6 के अपवर्तक होंगे कि 6 में अब किसका भाग दिया जा सकता है? 1 का भाग दिया जा सकता है तो दिया जा सकता है। 2 का दिया जा सकता है तो दिया जा सकता है। 3 का दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। 4 का दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है। 5 का दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है। 6 का दिया जा सकता है। तो 6 के अपवर्तक होंगे 1, 2, 3 और 6। बढ़ते हैं
अपवर्त और अपवर्तक को समझने के बाद अब इस चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि लघुत्तम 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 समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, इसको इंग्लिश में कहते हैं लोएस्ट, लोएस्ट, लोएस्ट कॉमन, कॉमन, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, कुछ लोग इसको एलसीएम भी बोलते हैं, तो लोएस्ट का ले लिया गया है एल, कॉमन का ले लिया गया है सी, और मल्टीपल का शुरू का अक्षर ले लिया गया है एम, और इसको बोल देते हैं एलसीएम अंग्रेजी में, और हिंदी में इसको कुछ लोग लासा बोल देते हैं, ला और सा। क्लियर हो गया इतना? अब शाब्दिक अर्थ से समझते हैं क्या है लघुत्तम। लघुत्तम, लघु, लघु मतलब छोटा, उत्तम मतलब छोटे में जो उत्तम यानी महा छोटा, लघुत्तम मतलब छोटे से छोटा, लघुत्तम मतलब छोटे से छोटा। ठीक है, लघुत्तम मतलब छोटे से छोटा। अब क्या छोटे से छोटा, आगे देखते हैं। ये इसका मतलब हो गया। सम का मतलब समान हो, समान हो, समान हो। ठीक है, समान हो। और अपवर्त का मतलब, अपवर्त का मतलब वही गुणज, क्या हो, गुणज, यानी जो गुणा करके जन्मा हो, जो जिसका जन्म गुणा करने पर जन्मे, गुणा करने पर जन्मे, जा का मतलब जन्मे, जा का मतलब जन्मे। ठीक है, तो अब छोटे से छोटा समान हो। ठीक है, समान मतलब समान हो। अब लघुत्तम समापवर्त जो ज्ञात होगा, कम से कम दो संख्याओं का ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, कि वो छोटे से छोटा, वो छोटी से छोटी संख्या जो समान हो, ठीक है, दोनों में। ठीक है, और कब, जब गुणा करके वो जन्मे। तो जैसे, जैसे में समझते हैं आप इसे, जैसे में क्या होगा, जैसे जैसे 6 और 8, इसका आपको लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपवर्त इसके ज्ञात करते हैं। अपवर्त मतलब गुणज, गुणज का मतलब जो गुणा करके जन्मे। तो 6 में 1 का गुणा किया तो 6 का जन्म हो गया, 2 का किया तो 12 का जन्म हो गया, 3 का किया तो 18 का जन्म हो गया, 4 का किया तो 24 का जन्म हो गया। ठीक है, इसमें देखते हैं 8 में, 8 में 1 का किया तो 8 का जन्म हो गया, 2 का किया तो 16 का हो गया, 3 का किया तो 24 का हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। ये तो 6 और 8 के अपवर्त हो गए। लघुत्तम, लघुत्तम मतलब छोटे से छोटा, लघुत्तम मतलब छोटे से छोटा। ठीक है, दूसरी शर्त समान हो, दोनों में उपस्थित हो। समान का मतलब दोनों में उपस्थित हो, तो छोटे से छोटा हो और दोनों में उपस्थित हो। तो देखते हैं 6 दोनों में उपस्थित है, नहीं है। ये 24 दोनों में उपस्थित है, सॉरी 12 दोनों में उपस्थित है, नहीं है। 18 दोनों में उपस्थित है, नहीं है। 24 दोनों में उपस्थित है, तो भैया 24 दोनों में उपस्थित है। ठीक है, यानी इधर से, इधर से, क्योंकि इधर से ही चलेंगे। ठीक है, क्योंकि छोटे से छोटा पता करना है। ठीक है, और इधर से ही छोटे अंक है और उधर उस साइड से बड़े अंक हैं। क्लियर हो गया इतना? तो 24 जो है वो 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्त है। 6 और 8 के, 6 और 8 के, 6 और 8 के लघुत्तम समापवर्त है 24। कितना है? 24। कितना है? 24। इतना समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, महत्तम समापवर्तक। क्या है अगला कॉन्सेप्ट? महत्तम समापवर्तक। अगर आपने लघुत्तम समापवर्त समझ लिया तो महत्तम समापवर्तक भी आपको समझ में आ जाएगा। तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा, देखिए महत्तम समापवर्तक का कॉन्सेप्ट। महत्तम, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, नाम से क्लियर करेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट, हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच, हाईएस्ट का एच ले लेते हैं, और कॉमन का सी ले लेते हैं, और फैक्टर का एफ ले लेते हैं। कुछ लोग इसे एच सी एफ शॉर्टकट में कहते हैं, और हिंदी में इसे मासा भी कहते हैं। ठीक है, नाम से कैसे क्लियर करेंगे आप? महत्तम, महत्तम का मतलब, महत्तम का मतलब, महत्तम का मतलब, महत्तम का मतलब अधिकतम, महत्तम का मतलब अधिकतम, महत्तम का मतलब अधिकतम, और अधिकतम का मतलब, अधिकतम का मतलब बड़ी से बड़ी या बड़े से बड़ा। ठीक है, बड़े से बड़ा, पहली शर्त, बड़े से बड़ा। ठीक है, सम, सम का मतलब समान हो। कैसा हो? समान हो। ठीक है, समान हो। ठीक है, और अपवर्तक, अभी थोड़ी देर पहले बता ही चुके थे कि अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक, का से याद आएगा, इस का से याद आएगा, अपवर्तक का, जिसका भाग दिया जाए, का मतलब जिसका भाग दिया जाए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? जिसका भाग दिया जाए, जिसका भाग दिया जाए, जिसका भाग दिया जाए, दिया जाए। ठीक है, अब देखते हैं, इन शब्दों से निकालते हैं। जैसे 6 और 8, 6 और 8 का आपको क्या ज्ञात करना है? 6 और 8 का हमको ज्ञात करना है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। तो 6 और 8 के महत्तम समापवर्तक बाद में, पहले ज्ञात करेंगे 6 के अपवर्तक और 8 के अपवर्तक। तो 6 के अपवर्तक, अपवर्तक यानी जिसका, अपवर्तक का जिसका, जिसका भाग दिया जाए, तो 6 में किस किस का भाग दिया जा सकता है? 1 का दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। 2 का दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। 3 का दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। 4 का नहीं, 5 का नहीं, 6 का दिया जा सकता है। ठीक है, 8 में किस किस का भाग दिया जा सकता है? 1 का दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। 2 का दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। 4 का दिया जा सकता है, 5 का नहीं, 6 का नहीं, 7 का नहीं, और 8 का दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये 6 और 8 के अपवर्तक हो गए, ये 6 और 8 के अपवर्तक हो गए। हमको महत्तम समा, महत्तम सम अपवर्तक ज्ञात करने हैं, तो ये अपवर्तक हो गए। अब महत्तम यानी अधिकतम, ठीक है, और सम समान हो, दोनों में उपस्थित हो। ठीक है, तो वो संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो इस दो शर्त को भी पूरा करेंगे, अधिकतम और समान वाली। तो अधिकतम, अब अधिकतम आप इधर से देखेंगे तब होगा, या अधिकतम इधर से संख्या मिलेगी, तो सीधा उत्तर मिलेगा कि इधर से तो भाई कम संख्याएं हैं, 1 1 2 2, देखो 1 2 3 6, इधर कम है वैल्यू संख्या की। ठीक है, मान कम है, और इधर अधिक है, तो यहाँ पे अधिकतम बड़े से बड़ा पता करना है ना, तो फिर इधर से पता करेंगे। किधर से पता करेंगे? इधर से पता करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, संख्या देखते हैं। 6 देखो दोनों में शामिल है, नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 दोनों में शामिल है, नहीं है, क्योंकि समान भी देखना है ना, बड़ा देखना है और समान देखना है। 2 दोनों में शामिल है, तो है भैया, 2 दोनों में शामिल है। ठीक है, तो यही होगा 6 और 8 का महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो 6 और 8 का, 6 और 8 का महत्तम समापवर्तक होगा कितना? 2। क्लियर हो गया होगा इतना? आगे बढ़ते हैं अब। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त को समझने के बाद अब इनको ज्ञात करने की विधियां, क्या क्या चीज करेंगे? इनको ज्ञात करने की विधियां। ठीक है, क्या विधियां? देखो, इनको ज्ञात करने की विधियां। ठीक है, लघुत्तम, लघुत्तम, लघुत्तम जो है, लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त, और इधर महत्तम समाप, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियां। ठीक है, इसको ज्ञात करने की विधियां। ठीक है, ज्ञात करने की विधियां। ठीक है, ज्ञात करने की विधियां। ठीक है,
इसको भी ज्ञात करने की विधियां, ज्ञात करने की विधियां, ज्ञात करने की विधियां, ज्ञात करने की विधियां। दो विधियां हैं, दो विधियां हैं, ठीक है, दो विधियां हैं, ठीक है, दो विधियां हैं। एक तो गुणनखंड विधि, ठीक है, एक कौन सी है? गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरी है भाग विधि, दूसरी है भाग विधि, दूसरी है भाग विधि, ठीक है। महत्तम समापवर्त में भी दो ही विधियां हैं, ठीक है, दो ही विधियां हैं, ठीक है। पहली गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है, और दूसरी है भाग विधि, ठीक है। भाग विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, दूसरी है भाग विधि। अब देखते हैं गुणनखंड विधि, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की गुणनखंड विधि कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए गुणनखंड विधि में सबसे पहले जो संख्याएं दी हुई होती हैं उनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? देखो अभाज्य का मतलब वो अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य का मतलब जिसे और छोटे में ना तोड़ा जा सके, जैसे समझते हैं यहाँ पे। अभाज्य का पहले मतलब समझ लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड का क्या मतलब होता है। जैसे मान लो एक हम संख्या ले लेते हैं 8, कितनी ले लेते हैं? 8। हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के बारे में भी बता रहे हैं, ठीक है। 8, 8 के गुणनखंड हम करेंगे तो एक हो गया 4 और एक हो गया 2, 4 दूनी 8। तो अगर पूछा जाए कि क्या ये अभाज्य गुणनखंड है 8 के, तो उत्तर आएगा नहीं, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 को, 2 को तो हम और छोटे में नहीं तोड़ सकते हैं, 4 को हम दो छोटी संख्याओं में तोड़ सकते हैं। 4 की जगह हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 गुणा 2। अब ये गुणा का निशान लगेगा, ठीक है, और ये वाला 2 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8। ये जो है ये 8 के अभाज्य गुणनखंड है, ये 8 के अभाज्य गुणनखंड है। क्लियर हो गया होगा इतना? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अब आते हैं इस पर, आते हैं इस पर गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में समझेंगे, दो संख्याएं हैं, एक है 6 और एक है 8, एक है 6 और एक है 8, ठीक है। अब 6 और 8 के लघुत्तम समापवर्त हमें गुणनखंड विधि से ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो क्या होगा? 2 गुणा 3, ये 6 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब क्या होगा देखते हैं। अब क्या करेंगे, जो ये 2 ऊपर है 2 नीचे है, ये दोनों इनकी जगह पे एक बार 2 लिखेंगे। क्लियर है इतना? गुणा, ठीक है। अब ऊपर और नीचे समान संख्या नहीं है, तो जो है अब वो लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है, गुणा। अब ये वाला 2 लिखेंगे, ये वाला, ठीक है, गुणा। अब ये वाला 2 लिखेंगे, गुणा, ठीक है। तो इसका गुणा कर लेंगे, 2 तिया 6 दूनी 12 दूनी 24, ये 24 जो आया है, ये 24 जो आया है वो गुणनखंड विधि द्वारा 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्त है। इतना क्लियर हो गया होगा? इतना क्लियर हो गया होगा। अब भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा इसमें भाग दिया जाएगा, ठीक है। अब भाग कैसे देंगे? इसी 6 और 8 का ज्ञात करेंगे, ठीक है। 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्त गुणनखंड विधि से ज्ञात किया, 24 आया, भाग विधि से भी 24 आना चाहिए, ये भी चेक कर लेते। भाग विधि होती क्या है ये समझ लो, ठीक है। इसमें ऐसे करते हैं, देखो ऐसे ऐसे, कितना क्लियर है? यहाँ पे वो संख्याएं लिखेंगे 6 और 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, ठीक है, और भाग देते जाएंगे कब तक? जब तक एक एक ना आए, ठीक है, एक 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 ना आए, ठीक है। तो इसमें भाग देंगे, 2 का देंगे, इसको काटेंगे 2 तिया 6, ठीक है, और इसको काटेंगे 2 चौके 8, ठीक है। फिर भाग देंगे, अब 3 का देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 एकम 3 एकम 3 एकम 3, ठीक है। ये 3 से नहीं कटेगा, इसको 4 ऐसे ही लिख देंगे। अब फिर इसे 2 से काटेंगे, ठीक है, 1, ठीक है, ये 2 दूनी
4, जो नहीं कटेगा उसको ऐसा ही छोड़ देंगे। फिर 2 से, ठीक है, ये एक ऐसा ही आएगा, ये 2 1 का 2, देखो एक एक आ गया, यहाँ तक काटते जाएंगे। अब क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, ठीक है, इनका गुणा करेंगे। 2 गुणा, ये देखो 2 गुणा 3, ठीक है, गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, देखते हैं कितना आता है, ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, एक से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24, कितना आया 24। तो देखो भाग विधि द्वारा भी, भाग विधि द्वारा भी 6 और 8 का, 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्त कितना आया 24। इतना क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, महत्तम समापवर्तक, ठीक है, गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड विधि में वही बात, कौन सी, अभाज्य गुणनखंड पहले ज्ञात करेंगे, तो इसमें भी ज्ञात करते हैं। 6 6 और 8, 6 और 8, 6 और 8 के हमें क्या करने हैं, हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो करते हैं 2 गुणा 3, इसके ज्ञात करते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे इसमें, अब क्या करना है, इसमें जो संख्या ऊपर और नीचे समान है केवल उसी से मतलब है, और किसी संख्या से मतलब नहीं। तो केवल 2 मिल रहा है, ठीक है, अगर कोई और संख्या समान मिल रही होती तो गुणा करके वो लिख देते, लेकिन है ही नहीं कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर 6 और 8 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा 2, ठीक है, यहाँ पर 6 और 8 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, 6 और 8 का, 6 और 8 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, ठीक है 2, ठीक है, 6 और 8 का मासा होगा, ठीक है, महत्तम समापवर्तक होगा 2। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब भाग विधि से ज्ञात करते हैं, किससे ज्ञात करते हैं, भाग विधि से ज्ञात करते हैं। भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे, ठीक है, 6 और 8 ही का ज्ञात करेंगे, ठीक है। गुणनखंड विधि से 2 आया है तो इससे भी 2 आना चाहिए। तो देखते हैं भाग विधि, भाग विधि में क्या पैटर्न होता है इसको समझते हैं, ठीक है। 6 और 8 दो संख्याएं हैं, इनमें से जो छोटी है वो बन जाएगी भाजक, यानी उसका भाग दिया जाएगा, और जो 8 है वो भाज्य बन जाएगी, ठीक है। तो 6 और 8 में 8 हो जाएगा अंदर और 6 हो जाएगा बाहर, 6 एकम 6, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आया, घटाओगे 2, 2 बचेगा। अब क्या इसमें होता है ये समझ लो, ये तब तक भाग देते जाएंगे जब तक एक ना प्राप्त हो जाए, जब तक शेषफल कुछ भी ना प्राप्त हो, ठीक है, कुछ भी ना बचे। तो क्या है इसमें, अब ये जो 2 है, अब ये भाजक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, भाजक, और 6 जो है ये इसके अंदर आ जाएगा। ये सिस्टम होता है, ये समझ लीजिए, ठीक है। 2 तिया 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, शेषफल कुछ भी नहीं आया, ठीक है। जब शेषफल कुछ भी ना आए उस समय जो भाजक होता है वही वाला भाजक, ठीक है, वो इनका महत्तम समापवर्तक होगा 6 और 8 का, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 जो है, ये वाला 2, ये वाला 2, ठीक है, ये 2 6 और 8 का महत्तम समापवर्तक होगा। तो इस विधि से भी 6 और 8 का मासा कितना आया, मासा कितना आया, मासा आया 2। क्लियर है, ऊपर भी 2 आया था और नीचे भी 2 आया है, ठीक है। अब ये लासा और मासा यानी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि के बाद अब अगली चीज है, अगली चीज है भिन्नों का लासा, भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त। और एक चीज और है, जब लघुत्तम समापवर्त है तो इसका भाई भी आएगा, कौन सा, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो भिन्नों का महत्तम, भिन्नों का महत्तम समापवर्तक, ठीक है, क्या होगा। अब इसके सूत्र में क्या करेंगे, देखो सूत्र इसका याद रखेंगे। भिन्न मतलब भिन्नो है ना, तो कई भिन्ने होंगी, ठीक है, तो जो भी भिन्ने होंगी, ठीक है, भिन्न का मतलब अंश और हर, भिन्न का मतलब अंश और हर, ठीक है। तो भिन्नों का लासा क्या होगा, देख लो भिन्नों का लासा क्या होगा, भिन्नों का, भिन्नों का देखो सूत्र समझ लो, भिन्नों का लासा, भिन्नों का लासा बराबर, नीचे आते हैं,
भिन्नों का मासा बराबर, भिन्नों का मासा बराबर, भिन्नों का मासा बराबर। ठीक है, भिन्नों का मासा बराबर क्या होगा, देखो जो पूछा है वो ऊपर रहेगा, जो पूछा है वो ऊपर रहेगा। अब क्या ऊपर रहेगा ये भी समझ लो। ठीक है, क्या ऊपर रहेगा, भिन्न में अंश और हर होता है तो पहले अंश लिख लेंगे, पहले अंश लिख लेंगे। चूंकि एक भिन्न नहीं है, कई भिन्न हैं तो अंशों लिख लेंगे। ठीक है, और नीचे हरों लिख लेंगे। ठीक है, इसमें भी ऊपर अंशों लिख लेंगे। ठीक है, अंशों लिख लेंगे, नीचे हरों लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या है, क्या बताया था हमने कि जो पूछा है, लासा निकालना है ना, जो निकालना है वो ऊपर रहेगा। तो जो निकालना है ये लासा, ये यहाँ पे रहेगा। ये कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा, अंशों का लासा। ठीक है, और उसका अपोजिट यानी मासा वो रहेगा नीचे, यानी हरों का मासा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, अंशों का लासा बटे हरों का मासा। और इसमें महत्तम समापवर्तक में क्या होगा, वही बात। ठीक है, वही बात क्या, कि जो पूछा है वह ऊपर रहेगा, वो कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। और इसका दूसरा भाई नीचे रहेगा, कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, बटे में नीचे रहेगा। यहाँ पे का और ये का लिख देंगे। ये सूत्र आपको इस तरह से याद रहेगा, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। एक और कंडीशन आती है इस चैप्टर में, एक और कंडीशन ये आती है कि पहली संख्या, किसी सवाल में दे रखा होगा पहली संख्या। ठीक है, इसके बाद दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, इसके बाद उन दोनों संख्याओं का लासा, क्या, लासा। ठीक है, फिर उन दोनों संख्याओं का मासा। ये चार चीजें किसी सवाल में, ये चार चीजें दिखे, अब चार में से कोई एक पूछी जाए तो सीधी सी बात, इन चारों का आपस में संबंध वाला सूत्र क्या होगा वो क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है, पहली संख्या दूसरी संख्या लासा मासा। ठीक है, देखो सूत्र 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 बना रखा है, देखो नीचे देखो, ये पहली संख्या हमने लिखा था तो ले पहली संख्या। ठीक है, ये दूसरी संख्या लिखा था तो ले दूसरी संख्या। ठीक है, इनका गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर बराबर लासा। ठीक है, गुणा, गुणा मासा, गुणा मासा। ठीक है, ये इस चैप्टर की थ्योरी है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैप्टर पर आधारित सवाल मैं अगले वीडियो में हल कराऊंगा। ठीक है, और वीडियो लाभदायक हो तो इसको लाइक, और जो आपके आस पड़ोस के बच्चे, रिश्तेदारी में बच्चे हों जो कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, उनको ये वीडियो शेयर करिएगा। और मैं मैथ नवंबर लास्ट तक समाप्त करवा दूंगा। शेष जो 10 दिन और जो बचते हैं, चूंकि 13 दिसंबर सन 2025 को पेपर होगा। ठीक है, तो उन 10 दिनों में मैं हिंदी और रीजनिंग क्लियर करूंगा। नवंबर तक मैं मैथ ये समाप्त कर दूंगा। ये 5वां चैप्टर था। ठीक है, और टोटल इसमें 20 चैप्टर हैं। ठीक है, तो ये 1/4 मैथ मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, मैथ के प्रत्येक चैप्टर के 2 वीडियो मैं अपलोड करता हूं। पहले वीडियो में उस चैप्टर की थ्योरी और सूत्र होंगे, दूसरे चैप्टर में उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आते हैं, ठीक है, वो प्रश्न होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।